नेम है क्या नहीं बात कर जल्दी आराम से। अनन्या क्या तुरंत हाँ मतलब तुरंत नहीं क्या पाता अबे मेरा तो नाम बदल उसका तो घर में बदल गया। सिर्फ बिल्ली काटती थी। अरे से मैया चूर भैया चूर चट्टा। लॉग 5 की वैल्यू लॉग 2 की 0.30 थी, लॉग 3 की 0.45 होती है, लॉग 5 0.6 होती है शायद। अरे देखिए हाँ भी हड्डी हमें चटनी अबे देखना चोट के भोसड़ी का 1:40 से पहले छोड़ेगा नहीं। मैया चोट दूंगा इसकी ज़्यादा नहीं लिख के अभी एक्चुअली में बढ़ जाता है बेसिकली क्या रैंक है 12,000 यस 14 टी शर्ट की हाँ 12,000 रैंक पे हो गया भाई। कितना आ गया आंसर? बोलिए कितना है आंसर? आंसर आना चाहिए 10 माइनस log 5 है यही आया 10 यही आया माइनस log 5 yes that's the right अरे answer लॉर्ड 10 माइनस log 5। देखिए सबसे पहली बात SCN और KCN हम जैसे पढ़े यार वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट है तो रिएक्शन के बारे में नहीं सोचना बिकॉज़ कॉन्जुगेट्स दे आर SCN और KCN अरे दोनों कॉन्जुगेट है कि नहीं? यस सर वीक एसिड उसका सॉल्ट देखते समझिए कि इट शुड बी द एसिडिक बफर। हाँ ये एसिडिक बफर है और एसिडिक बफर है तो उसके pH का फॉर्मूला हमें लगाना होगा pH इक्वल टू व्हाट 5 की वैल्यू पूछ रहा था। pK प्लस log ऑफ S बाय pK का वैल्यू कितना है 10 लॉग 3 एंड चलता प्लस है log ऑफ लॉग 3 तक की वैल्यू लो S बाय log S 5 बाय तो log 5 में रहने देखो करो ये कॉन्सेंट्रेशन मत ले लेना। यहाँ गलती क्या हो सकती है कि यार किसी ने S की जगह 0.01 ले लिया और A की जगह 0.1 ले लिया, so that will be wrong. Why? Because these are the concentration before mixing. आप जब इनको मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन तो बदल जाएगी ना। हाँ तो ये ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइनली चाहिए होती है और मिलाने से पहले की है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेने से अच्छा है आप उसके मोल ले लो बिकॉज मोल चेंज नहीं होते और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मोल का रेशियो भी होगा तो इट इज बेटर टू गो विद मोल्स क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। समझ आ रही है बात? तो आप डायरेक्टली m into v करके टोटल मोल ले लीजिए। ये देखिए मैया का चूल बगड़ एकदम बढ़िया फाड़ने में मारी इसने बोलते भाई उसको समझ करना चाहिए दिक्कत होगा ही भाई और क्या देखो सॉरी गुरु की इज्जत में तो ध्यान रहेगा फायदा अरे माई तो चूल लो पाँच सर कितने क्यूट है ना भाई सर कितने क्यूट है सॉरी छी भाई छोटे मैया को डाइव मारने का ऑप्शन नहीं है अभी तक सर को देख कैसे नहीं लगता fuck you भोसड़ी तुहार गांड चोदत खिलाण वा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो S बाय तो S का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 2 एंड दैट डिवाइड बाय ये कितना हो गया 10 अब देखते हैं इट इज 10 माइनस log 5 दैट्स द राइट आंसर। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है समझ आई बात कि कंसंट्रेशन मिलाने से पहले की उनको डायरेक्टली हमें यूज नहीं करना हमें कंसंट्रेशन फाइनल चाहिए थी
और मिलाने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन लाने के बजाय आप सीधा सीधा मोल ले लीजिए, बिकॉज मोल्स आर कंजर्व। टोटल वॉल्यूम तो कट ही जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मोल का रेशियो। अब बोलो क्या, ये बताने के लिए तो क्वेश्चन दिया है। अभी जरा देखिए, पहले इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया सबका? हाँ। अब एक और जो बात हो गई है, जो प्रिंस पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन मैंने कहा ना कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। यस तो इसके पीछे प्लानिंग है, ये बात समझना कि कोई एसिडिक बफर हो तो उसका एसिडिक पीएच आना कोई जरूरी नहीं। यू सी इट इज एसिडिक बफर बट पीएच इज कमिंग इन द बेसिक रेंज। और एक्चुअली होता क्या है कि आप देखिए, कोई भी बफर होगा ना, उसमें एक एसिड होगा तो साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन भी होगा। कॉन्जुगेट आयन क्या है? बेस है। अगर HCN एसिड है तो CN माइनस इज द बेस देयर एंड दे आर प्रेजेंट इन द कंपेरेबल अमाउंट देयर। समझ आई बात? यस सर। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ साइनाइड आयन का वजह से जो OH माइनस आ रहा है, दैट इज मोर कंपेयर्ड टू द कमिंग H प्लस कमिंग फ्रॉम द HCN। तो हर बफर सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं, एसिड भी और बेस भी। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। साइनाइड इज बेसिक इन नेचर, HCN इज एसिडिक इन नेचर। क्योंकि साइनाइड ज्यादा पावरफुल है बजाय HCN, इसलिए ओवरऑल बेसिक हो गया। तो इस बात को हम आगे हम लिखने भी वाले हैं और समझने भी वाले हैं। क्वेश्चन दिया भी इसीलिए कि हम ये बात समझ जाए कि एसिडिक बफर एसिडिक हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो 7 भी हो सकता है। मान लो इसका pK 7 हुआ और ये बराबर बराबर है तो न्यूट्रल भी आ सकता है। तो नाम से इनके काम की पहचान नहीं है बात जान। ऐसे बेसिक बफर का भी pH कुछ भी हो सकता है, एसिडिक बफर का भी pH कुछ भी हो सकता है, नेचर उनकी कुछ भी हो सकती है। समझ आ गई बात? बाद में लिख लेंगे, अभी लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में क्या बात ध्यान रखनी है, समझ में आई बात यहाँ से? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। Calculate the pH. (100 ml 0.1 m CH3CONA and that is mixed with 40 ml 0.1 m HCl. Ka value 10 to the power minus 5. करिए, लाइए pH। सोडियम एसिटेट और HCl को हमने मिलाया है, pH ऑफ द सॉल्यूशन मालूम कीजिए। अभी जब उछड़ी के किया कर तो समझ जाया कर। अच्छा ये ठीक। तो क्या ऐसे मान लो, K किसका होगा? हाँ, सोच चलेगा। सोच लिए ऐसे मान एसिटिक लेना। अभी एसिड सामने दिखेगा HCl का तो होगा नहीं। हर डायमेंशन। K ऑफ एसिटिक एसिड यार झांट इनका समझ नहीं आ रहा है आजकल। K of acetic acid is given, that is 10 to the power minus 5. K of acetic acid 10 to the power minus 5 है, you get the pH। लाइए लाइए फटाफट। हाँ तो वीक एसिटिक एसिड वीक ही तो है। K of acetic acid is given to you, that is 10 to the power minus 5. Family no? Where is the problem? उसके पास भविष्य नहीं बैठा। दिया है। आप सोचिए क्या करना है। आपको हर बार कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अभी नहीं सोचोगे तो एग्जाम में कौन सोच पाएगा? 5 प्लस log, करेक्ट। Which floor? आयुष एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
मिला के देखना पड़ेगा। नॉर्मल है। और किसका आ गया अभी तक? स्कैन करते ही पैसे गए। सालिम हम खुद नहीं हुए किलोमीटर के हिसाब से। इतना बड़ा डालूंगा ना पता नहीं चले कहाँ से डाला कहाँ से निकला। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है माइक। कोई नहीं। नेक्स्ट है ना खाए मैं पहले प्लेयर्स को इसमें टेम्परेरी ब्रेक आ जाएगा तो नोट्स में 4 पन्ना लिखा है 16 पन्ना साफ। ओए आ गया आंसर। 8 नहीं बाबा है तो बड़ा आदमी बन रहा है। अरे वो SCL है वो 40% है, डिसोसिएट होगा क्या कहते हैं। अच्छा हाँ बाबा ये वहाँ पे 2 और 10 कैसे आया? S और A में 2 और 10 नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल्स कैसे निकाले? मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम को तो लीटर में लेंगे ना, क्यों? हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ये नहीं कराएंगे तो आना चाहिए आंसर 5 + log 3/2। कैसे आ रहा है जरा देखिए, उस बात को जरा समझिए। देखिए भाई सबसे पहली बात सोडियम एसीटेट हमारे पास है स्लाइड आ गया भाई। और हम लोग इसमें HCl मिलाए। तो सबसे पहली बात तो देखिए क्या इनके बीच देखो कोई कॉन्जुगेट्स तो है नहीं। सबसे पहले तो देख लो आर दे कॉन्जुगेट्स नो। तो सबसे अब ये देखना है कि रिएक्शन होगी क्या। बताया था ना आपको लास्ट क्लास में सारी बात। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास सॉल्ट है लेकिन बेसिक नेचर का है, तो दोनों के बीच रिएक्शन हो सकती है। तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो क्या रिएक्शन लिखेंगे? CH3CONA + HCl। क्या बना लेंगे इससे? CH3COH + NaCl। हम ये बना लेंगे एसिटिक एसिड प्लस NaCl हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पर जरा देखिए इसके मिलीमोल हमारे पास कितने हैं? 10। इसके कितने हैं? 4। ये कुछ नहीं है, 4 यहाँ से खत्म हो गया तो यहाँ कितने बच गए? 6। यहाँ पर क्या बच गए? 4। दोनों जो बचे उनको अगर हम देखें तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन वाला सॉल्ट बच रहा है। तो बताओ एसिडिक बफर की डेफिनेशन भी आ गया कि ना आ गया? और एसिडिक बफर है तो हम एंडरसन इक्वेशन लगा पाएंगे। यस सर। और लिख पाएंगे pH = pK का वैल्यू कितना है? 5 + log of S/A मतलब 6/4 तो 5 + log 3/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, समझ आई बात? यस सर। यहाँ रिएक्शन करानी थी, रिएक्शन के बाद बफर बना तब पता चला कि बफर का क्वेश्चन, पहले से नहीं पता चल रहा। रिएक्शन कराने के बाद पता चला कि बफर का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पता चल गया था कि बफर का क्वेश्चन, लेकिन वहां प्रिकॉशन किस बात की रखनी थी कि कंसंट्रेशन पहले वाले थे मिलाने से पहले, जबकि हमें बाद की कंसंट्रेशन चाहिए या सीधे सीधे मोल चाहिए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट। तो हर क्वेश्चन में जो खास बात छुपी हुई उसको समझना है और आगे उसका ध्यान रखना है।
नहीं आ गया, आ गया। नहीं छूट गई। आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा हो ये गया। रखना। थैंक यू भैया। अभी इस बात खावन होगा। चलो घर चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 100 ml 0.1 m सोडियम कार्बोनेट। अरे fuck। ठीक है, हाँ। 100 ml 0.1 m सोडियम कार्बोनेट is mixed with 50 ml अरे यार 50 ml 0.1 m H2CO3, 50 ml 0.1 m H2CO3 solution. Find the pH. Find the pH given for H2CO3. K1 is 10 to the power minus 7 and K2 is 10 to the power minus 14. करिए। जल्दी छोड़। 1:30 बजे से पहले नहीं छोड़ दे। मैं छोड़ दूंगा। ये तो संग ही Yes. No. सोडियम कार्बोनेट है और H2CO3 हमने इनको मिलाया। रॉन्ग आंसर। 14 घड़ियाँ फाड़े तो इन तो हमें चेहरा बना दिया। कभी है ना तेरे पास? बेस है। सर 7 नहीं होगा। साले उसे मार पता नहीं चल रहा क्या हैं? कि बोल रहा हूँ सड़े 7 - 2 log 2 बोलो। ये 2 लोग तो कहाँ से होगा? बक्सुड बता रहा हूँ ऐसे। 7 - 2 log 2। चलिए देखिए जरा क्या गलती हो रही। सबसे पहली बात तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड दे आर दे कॉन्जुगेट्स? नो No. So will there be any reaction? यस Yes, there will be the reaction. तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन करानी होगी। रिएक्शन जब होगी तो Na2CO3 की और H2CO3 की, तो ये इसको H+ देगा और H+ ले ले। जब इसने इसको H+ दिया तो क्या बना लेगा? NaCO3। तो H+ हटेगा, सोडियम यहाँ से हटेगा, H आएगा, तो यहाँ भी सोडियम चला जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बना लेगा? ट्वाइस ऑफ NaCO3। कभी आपको लगे कि ऐसे लिखने में थोड़ी तकलीफ आ रही है, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्या बने, तो इसको आप और बेहतर आयंस में ले लो, तो उससे और बेहतर आपको दिखने लगेगा क्या बनना चाहिए। ये देखो आयंस में तोड़ लो, ज्यादा अच्छा। सोडियम का तो कुछ होना नहीं, तो वहां से कार्बोनेट और यहाँ से कार्बोनिक एसिड। इसने इसको H+ दिया, क्या बना लिया? बाइकार्बोनेट। तो खुद भी किसमें चला गया? बाइकार्बोनेट। तो बताओ ये हो गया कि ना हो गया? अब इसके मिलीमोल देख लो कितने। अरे यार ये इसके तो कितने? कार्बोनेट के 10 है ना, मिलीमोल ले रहे हैं हम लोग ताकि चक्कर ही नहीं कंसंट्रेशन। इसका कितना? 5। LR यही है, खत्म। ये कितना बच गया? 5। और ये कितना बन जाएगा? 10। डबल बन जाएगा। पहला काम है रिएक्शन कराना। अगर रिएक्शन हो रही है तो पहला काम रिएक्शन कराइए। ये 5 और 10 आ गया हमारे पास, करेक्ट। अब यहां से अगर हम pH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे भाई पहले तो देखें किस तरह का सॉल्यूशन। इन दोनों को देखो, दे आर द कॉन्जुगेट्स। और कॉन्जुगेट है तो दोनों में एसिड कौन है और
उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, एसिड कौन है, दोनों बताओ। सॉरी ये एसिड मानोगे और ये इसका कॉन्जुगेट आयन वाला है, मतलब ये सॉल्ट मानोगे। हाँ यानी अगर ये A है तो ये S है हमारा, ऐसा मान सकते हैं। समझना बात को। खास बात क्या छिपी है, मैंने आपको 2 के दिए तो आपका 2 चॉइस हो सकती थी पीके लेने की, कौन सा लेना है, क्यों लेना है, ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है, जब पीएच यहां पर लेने जाओगे तो आप कहेंगे पीके, पीके किसका, जो एसिड है उसी का, कौन है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का पीके 1 होगा या 2 होगा बताओ। 2, क्योंकि K1 तो कार्बोनिक एसिड का, बाइकार्बोनेट का ना सेकंड होगा। तो यू नीड हियर pKa2 प्लस log ऑफ S by A। सो व्हाट इज द pKa2? 14। तो 7 नहीं लेना, हमको कितना लेना है, pKa2 क्यों लिया, समझ में आ गई बात अर्पिता? और भी कई सारे लोग 7 बोल रहे थे, समझ में आ गई बात कि pKa2 क्यों लेना है, क्योंकि हमें कार्बोनिक एसिड होता है ना एसिड, तो pKa1 लेते, बाइकार्बोनेट है इसलिए आपको pKa2 लेना है, क्योंकि एसिड बाइकार्बोनेट है और उसका सॉल्ट कौन है, कार्बोनेट। तो S by A, तो प्लस log ऑफ क्या करोगे 5 by n, यानी कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 14 minus log 2। करेक्ट आंसर विल बिकम 14 minus log 2। So 14 minus log 2 is the right answer for the question। बात समझ में आएगी नहीं? तो तीनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग बात आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आने वाली प्रॉब्लम्स जो होंगी उनमें क्या क्या प्रॉब्लम में हो सकती है वो आपको बता रही है, वो आपको समझा रही है कि किन बातों का ध्यान रखना है। ये हमने ध्यान रख लिया तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वो आपके 3 क्वेश्चन से मैंने समझाए। क्या कोई जल्दबाजी में कॉन्सेंट्रेशन ले सकता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, जबकि कोई रिएक्शन के बारे में ना सोचे तो रिएक्शन के बारे में सोचना है। फिर ये समझना कि कब pKa1 लेना होता है और कब pKa2 लेना होता है, जब 2 pKa डेटा दिए। तो वो बातें हमें समझ में आनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। बोलो क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन जहां मेरा क्वेश्चन होगा कि पीएच कैलकुलेट करो, पहला क्वेश्चन बफर पहचानो, दूसरा क्वेश्चन है बफर में पीएच लाओ। दोनों बातें क्लियर? यस सर। चलिए अगली बात, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें जिनको लेकर के हो सकते हैं फाइनली, हालांकि पहले 2 क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट पर होते हैं, लेकिन 2-3 टाइप की और बातें हैं जिन पर छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो नोट करके अभी तक जो हमने पढ़ा उससे कुछ खास बातें, कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करके लिख लें। नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे, नेचर ऑफ एसिडिक बफर। नेचर ऑफ एसिडिक बफर में बी, नेचर ऑफ एसिडिक बफर में बी नेचर ऑफ एसिडिक बफर में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हमने जो पहला क्वेश्चन करा वहां से ये बात सीखी नहीं सीखी हम लोगों ने? यस सर। एशियन केसियन का क्वेश्चन था, लेकिन आंसर 10 पॉइंट कुछ आ रहा, नाम से नेचर का कोई कनेक्शन नहीं। और ये लिख लिया तो अंडरस्टूड है कि बेसिक बफर के लिए भी कुछ भी नेचर हो सकती है, अंडरस्टूड हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरी बात, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखें, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन करें, on dilution pH of buffer solution, pH of buffer solution does not change generally। on dilution pH of buffer solution does not change generally। जरा देखो मैंने जनरली क्यों लगाया, और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। देखिए अभी अगर हम लोग सिंपल बफर की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था कि उनका पीएच 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस हाफ ऑफ पीके भी होता है, तो कंसंट्रेशन का दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। लेकिन अगर मैं फिर मिक्स बफर की बात करूं, सो देयर यू हैव pH इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ S by,
मैंने वहां कहा कि यार क्योंकि ये एस बाई कॉन्सेंट्रेशन का रेशो मोल का रेशो है, तो आप वॉल्यूम बदल भी दोगे तो टोटल वॉल्यूम ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क की बात ही नहीं है। मोल का रेशो कॉन्सेंट्रेशन का रेशो मोल तो वही रहेंगे। मान लो आपने 1 लीटर में बफर था 2 लीटर कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन आधी होगी तो ऊपर की भी आधी होगी और नीचे वाली भी आधी होगी, या कहती है मोल तो वही रहे। तो इसलिए क्योंकि वो रेशो, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क बफर पर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हमने कह दिया कि जनरली देयर इज नो इफेक्ट। तो जनरली नाम ही लिखे और करेक्ट इनकरेक्ट में स्टेटमेंट आ जाए कि ऑन डाइल्यूशन पीएच ऑफ बफर रिमेन अनचेंज, तो हमें सही मार्क करना है। कुछ नहीं लिखा है तो मतलब जनरल बेसिस पर ही आंसर कर, लेकिन जनरली लिखने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सेसिवली डाइल्यूट कर दे देन पीएच कैन चेंज। एक्सेसिवली डाइल्यूट कर देगा तो पहली बात तो K/C ही सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो हमने K/C नेगेटिव माना था ना। डाइल्यूट करते जाओगे तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए तो K/C का वैल्यू सिग्निफिकेंट हो सकता है, वहां X डिसोसिएशन नेग्लिजिबल ना होकर सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वही फेल हो जाएगा। और ये भी जनरल बात समझ लो, दुनिया का कोई सा भी सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट करते जाओगे मतलब पानी मिलाते जा रहे हो तो अल्टीमेटली उसका पीएच कितना होना है, 7 ही होना है। हाँ क्योंकि धीरे धीरे सॉल्यूशन अपनी आइडेंटिटी खो देगा। बिल्कुल। तो दुनिया का कोई सा भी सॉल्यूशन हो, अगर आप उसका डाइल्यूशन करते जाओ तो लिमिटिंग पीएच क्या आना है डाइल्यूशन पर 7 ही आना है, बिकॉज़ अल्टीमेटली आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लॉस्ट एंड वाटर विल बी लेफ्ट। अरे कोई मान लो यहाँ चंबल नदी में जाके कोई एक बोतल एसिड की डाल दे, उसके पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अरे इतना पानी यार, एक बोतल से क्या फर्क पड़ना है उस पर? इज इट लाइक दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट विल बिहेव लाइक द प्योर सॉल्वेंट इन दैट केस। तो इसलिए हमने कहा कि जनरली नो इफेक्ट। तो आगे इसे मैं पैरा चेंज करके लिख लो, इफ डाइल्यूशन इज डन अप टू लार्ज एक्सटेंट, if dilution is done up to large extent, then if dilution is done up to large extent, then pH can change and become 7 ultimately. And become 7 ultimately, है ना? ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो अल्टीमेटली वाटर ही बचेगा, और वाटर ही बचेगा तो पीएच क्या हो जाएगा? 7। ये भी बात हम लोग जान क्लियर। तो ये दो बातें थी जो यहाँ पर ध्यान रखनी। अगली बात यहाँ पर एक सब हेडिंग डालेंगे, बफर कैपेसिटी। अरे यार बफर कैपेसिटी क्या मतलब है? बफर कैपेसिटी we denote it by 5. Buffer capacity 5. Buffer capacity 5. Buffer capacity 5 का क्या मतलब? पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। 5 क्या बताता है? It is equal to number of moles of H plus or OH minus, number of moles of H plus or OH minus added to 1 liter buffer solution, that divided by change in pH. Number of moles of H plus or OH minus added to 1 liter buffer solution, that divided by change in pH. हमने कहा था कि बफर सॉल्यूशन हैविंग द मैकेनिज्म टू रेसिस्ट द पीएच चेंज व्हेन एसिड और बेस इज एडेड देयर। तो कितना इफेक्टिवली ये वो काम कर रहे हैं, इसको मेजर करते हैं किसके टर्म में? बफर कैपेसिटी के टर्म। और आप इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि बफर से कैपेसिटी बता क्या रहा है। ये मैं बता रहा है कि यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए, डिवाइड बाय चेंज इन पीएच का मतलब क्या हुआ? यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए, एक पीएच चेंज लाने के लिए कितने मोल H प्लस या फिर OH माइनस? देखो H प्लस मिलाऊंगा तो pH घट जाएगी, बिल्कुल, और OH माइनस मिलाऊंगा तो pH बढ़ जाएगी। लेकिन यूनिट pH चेंज लाने के लिए कितने मोल मिलाने होंगे? वही 5 होगा, वही बफर कैपेसिटी होगा। क्लियर? तो कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करो, कहता है इतना pH बदला, इतने मोल मिलाए H प्लस के,
अरे कर पाओगे या नहीं कर पाओ? तो सीधा सीधा कितने मोल मिला है डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। अगली बात यहाँ से पूछ सकता है कि अगर 5 बढ़ता है, ग्रेटर इज द 5, व्हाट यू कैन कमेंट फॉर नंबर ऑफ मोल, इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट बफर रेसिस्ट पीएच चेंज। मल्टीटास्किंग। अगर 5 ज्यादा है तो बफर की वो एबिलिटी जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करे, उस पर क्या कमेंट कर पाएंगे आप बताइए? ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि ज्यादा होगा? अगर 5 ज्यादा है तो एबिलिटी ज्यादा होगी रेसिस्ट करने की। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप यूनिट पीएच चेंज लाने के लिए ज्यादा H प्लस मिला रहे हो, मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस है ना, जब तो ज्यादा मिलाना पड़ रहा है। हाँ, समझ आई बात? अरे ज्यादा मिलाना पड़ा क्यों? जैसे कपड़ा धोना है, ज्यादा साबुन घिसना पड़े, इसका मतलब दाग ज्यादा मजबूत, ज्यादा रेसिस्ट कर रहा है साफ करने, लाइक दैट। ज्यादा मोल H प्लस लग रहे मतलब वो रेसिस्ट ज्यादा करता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि ये तो ग्रेटर लिख ही लिया हमने, ये भी कह सकते हैं उसका बफर एक्शन ग्रेटर है। यही होता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट द पीएच चेंज इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन ज्यादा होगा। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स बफर एक्शन, एबिलिटी टू रेसिस्ट द पीएच चेंज। So more is the phi, more is the ability to resist the pH change, which more is the buffer action. यहीं पर एक और बात पूछता है कई बार कि एक मिक्स बफर हमारे पास है, इसके लिए बफर एक्शन कब मैक्सिमाइज होता है? क्या कंडीशन होती है मैक्सिमम बफर एक्शन की? वर्डिंग डाल लेंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन, एक सॉल्यूशन में बफर एक्शन मैक्सिमम कब होगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। देखिए कोई भी मिक्स बफर आप ले लीजिए, उसके अंदर A भी होता है और S भी होता है, एसिड एंड कॉन्जुगेट आयन बोथ आर प्रेजेंट देयर, वी आर गिविंग द नेम A एंड S देयर। तो उनका क्या रेशियो रखा जाए कि बफर एक्शन मैक्सिमम हो जाए? क्या कंडीशन उसकी होती है? तो अगर पहला मैं कहूं फॉर एसिडिक बफर, ये दो बफर में, एक एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक बफर की क्या कंडीशन? A इक्वल टू S, दोनों जो स्पीसीज हैं यानी ए एसिड और कॉन्जुगेट आयन, उनका कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गया तो उसका बफर एक्शन मैक्सिमम होगा। और ये बात हमें लगती भी, क्योंकि देखिए जो जैसे मान लो मैं कहूँ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड है, तो एसिटिक एसिड किसको रोकने का काम आता है? OH माइनस के चेंज को, OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता है। और एसिटेट आयन किसको न्यूट्रलाइज करता है? H प्लस। तो दोनों ही स्पीसीज बराबर बराबर होंगे तो बफर एक्शन मैक्सिमम आएगा। एक ज्यादा एक कम हुआ तो एक एंड से अटैक ज्यादा होगा कि ना होगा? समझ आ रही है? सो इट शुड बी इक्वल। तो इट इज द कंडीशन। कभी भी आपसे कोई पूछे कि कब होगा मैक्सिमम बफर एक्शन, जब A इक्वल टू S हो जाए। इसका दूसरा मतलब ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट विल बी द pH इन दिस केस? pK सिंपली pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? pK, क्योंकि एंडरसन इक्वेशन कह रहा है pH इक्वल टू pK प्लस log ऑफ S बाई, और S इक्वल टू ये हो गया तो pH का वैल्यू pK हो गया कि ना? तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कोई बफर सॉल्यूशन दे दिया लाइक एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का, उसका Ka वैल्यू दे दिया और कहेगा कि व्हाट इज इट्स pH व्हेन इट शो द मैक्सिमम बफर एक्शन। तो ये नहीं कि सर वो S बाई तो दिए ही नहीं, वो देने की जरूरत ही नहीं। pH का वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर होगा? pK के बराबर A इक्वल टू S, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम बफर एक्शन। तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये तरह के भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन बफर पहचानो, दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल pH कैलकुलेट करो, और उस पर बेस पे छोटे-छोटे क्वेश्चन अगले टाइप में ही आ सकते। हां, सिमिलरली आई राइट फॉर बेसिक बफर B is equal to S। अगर हम एक बेसिक बफर की बात करें तो उसकी जरूरी कंडीशन क्या होगी? B इक्वल टू S। बेसिक बफर के लिए जरूरी कंडीशन क्या होगी? B इक्वल टू S। तो वहाँ pH की जगह POH आ जाएगा। POH इक्वल टू क्या हो जाएगा?
पीकेबी, वहाँ पीओएच इक्वल टू पीकेबी बन जाएगा। पीएच का वैल्यू चाहे तो हम कह सकते हैं यहाँ से 14 माइनस पीकेबी, 14 माइनस पीकेबी विल बिकम द आंसर। अरे बोलिए, तो बात समझ में आ रही है सबको? बेसिक बफर के लिए B इक्वल टू एस, पीओएच इक्वल टू पीकेबी या पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीकेबी। तो इंपॉर्टेंट बात ये की याद रखनी कि मैक्सिमम बफर एक्शन कब, जब ए और एस दोनों बराबर हो जाए। ये याद है तो एंडरसन इक्वेशन से ये तो अपने आप ही बन जाएगा पीएच का वैल्यू। तो इतनी बातें क्लियर है सबको? 13-12 बंद कर दो। क्या कर? यानी हम ये कह रहे हैं कि बराबर है तो मैक्सिमम बफर एक्शन है। यानी एक बात समझ लो यार कि ये रेशो 1 से जितना ज्यादा डेविएट होगा, भले वो ज्यादा की ओर हो या कम की ओर, यानी जितने अनइक्वल होते जाएंगे उतना ही बफर एक्शन कम होता जाएगा। दोनों बराबर होने पर बफर एक्शन मैक्सिमम, मतलब जितना ये एक दूसरे से रेशो डेविएट करेंगे 1 से उतना ही बफर एक्शन कम होता जाएगा। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि अगर इधर हम 5 ले लें, बफर कैपेसिटी 5, और इधर हम लोग से A लिख लें, गिवन दैट A plus S is constant, A plus S का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी अगर आप A बढ़ाते हो तो S को घटाना पड़ेगा, और A को कम रख रहे हो तो S बढ़ जाएगा। अरे तभी तो रेशो की बात आई। टोटल बफरिंग रिएजेंट का सम हमने कंसंट्रेशन का सम फिक्स कर दिया है ताकि रेशो आ जाए, एक बढ़े तो दूसरा घटे। तो इसका जो ग्राफ हमें यहां पर मिलता है एक्सपेरिमेंटली, दैट इज समवॉट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक मैक्सिमम में दिखाई पड़ रहा है 5 का, हियर इज द 5 मैक्स। बता सकते हैं ये पॉइंट पर A का वैल्यू किसके बराबर रहा होगा? S। Here A equal to S at this point। 5 का मैक्सिमा जहां जाए, और ये ग्राफ ये भी बता रहा है कि आप 1 से ज्यादा करो रेशो को A और S का, या 1 से कम करो। जितना ये डेविएट करेगा 1 से उतना ही 5 भी कम होता जा रहा है। 1 पर मैक्सिमा है, जितना दोनों 1 के क्लोज होंगे, रेशो 1 के क्लोज होगा उतना बफर एक्शन ज्यादा होगा, 1 पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन जितना उससे डेविएट होगा 5 उतना ही कम होता जाएगा। ये बात हमें समझना जानी चाहिए। बना लो इस फोटो को। तो रेशो 1 है, मैक्सिमम बफर एक्शन है, 1 से जितना डेविएट करेंगे बफर एक्शन कम होता जाए। यहीं पर इस बात को लेके एक टर्म डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पीएच रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन, जिस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। पीएच रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH range of buffer solution। हमने अभी तक ये समझा कि A इक्वल टू S है तो बफर एक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, और 1 से जितना डिवाइड करेगा बफर एक्शन उतना ही कम होता जाएगा। तो एक बात देखो बच्चों आप लोग कि यार जितना हम लोग 1 से दूर जा रहे हैं कम होता जा रहा है 5, तो इसका मतलब लगातार अगर ये डिविएशन बढ़ाया जाए तो कोई तो एक रेशो आता होगा जिसके बाद हमें लगेगा कि अरे बफर एक्शन इफेक्टिव रहा ही नहीं, खत्म, ऑलमोस्ट इसकी बफर कैपेसिटी खत्म सी हो गई है, ये बफर की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा होगा। कम होते होते कोई तो लिमिट आएगी ना इसकी, भले हम बढ़ाते जाएं या इस रेशो को घटाते हैं, दोनों ही सिचुएशन। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी हैव टेकन दिस रेशो टू बी 10। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने रेशो कितना ले लिया है? 10। और हमने मान लिया है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि यार ये रेशो जब 1/10 से 10 के बीच होगा तब तक ही ये 5 इफेक्टिवली हमारे पास आने वाला है, यानी बफर एक्शन हमारे पास इफेक्टिवली आने वाला है।
इसके बियॉन्ड चले गए तो ये बफर एक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका हो। समझ आ रही बात? यानी बफर अपना काम कर ही नहीं रहा होगा, बफर डबर हो गया होगा, समझ कोई काम का नहीं रहा होगा। समझ आ गई बात सबको? भाई ये तो समझ में आ ही रहा था कि जितना वन से दूर जाएंगे भले वो बढ़ता हुआ रेशो या घटता हुआ रेशो, कोई तो लिमिट पे बफर एक्शन खत्म हो जाएगा ना। तो कितना मान लिया हमने? 10 गुना। यानी जब तक 10 गुने के अंदर अंदर रहेगा ना तब तक ही इफेक्टिवली काम कर पाएगा। इसके ज्यादा चला गया तो फिर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। दैट वी हैव टेकन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। तो आप देखिए अगर मैं लिमिट सेट कर दूं s/a की 1/10 से 10 और इसको अगर pH एंडरसन इक्वेशन में डाल दूं तो pH = pK + log of s/a में अब 1/10 डालेंगे तो आंसर क्या गया? pK - 1। हाँ और 10 डाल देंगे तो log 10 मतलब pK + 1। हाँ तो जो रेंज में रेशो के टर्म में बोल रहा हूँ 1/10 से 10, अगर उसको pH के टर्म में बोलूं तो pK - 1 से pK + 1। इसके बीच जब तक एक सॉल्यूशन का बफर सॉल्यूशन का pH होगा वो बफर एक्शन इफेक्टिवली दिखा रहा होगा। और इस रेंज को ही नाम दिया गया है क्या? pH रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH रेंज ऑफ बफर सॉल्यूशन? आर यू गेटिंग? यस सर। तो लिख लेंगे पहले डेफिनेशन। इट इज द pH interval, it is the pH interval in which it's the pH interval in which a buffer solution can work, a buffer solution can work effectively, a buffer solution can work effectively, buffer solution can work effectively. pH interval in which buffer solution can work effectively. यहीं पर हम लिख लेंगे 1 फॉर एसिडिक बफर। आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई एसिडिक बफर लिखा है, कहा इसका pH रेंज लो, तो pH रेंज विल से pK - 1 to pK + 1। क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं? वजह समझ में आ रही है? That is, I clearly write here s/a in the range of 1/10 to 10, इसलिए लिख पा रहे। मान लो किसी ने हमें कहा कि एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का बफर सॉल्यूशन है, इसका pK वैल्यू दे दिया, लाइक उन्होंने कहा कि 5 एसिटिक एसिड का, कहें कि व्हाट इज द pH रेंज ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन? 4 to 6। 4 to 6, pK - 1 to pK + 1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, बस इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है। एक बार हमने बात ध्यान रख ली, बहुत ही